ओके स्टूडेंट्स, so yesterday we were doing लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, और हमने इसके कुछ पॉइंट्स किए थे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट नहीं हुए अभी तक। थोड़े से पॉइंट अभी बाकी हमारे पास बचे हुए हैं। तो आप देख सकते हो, ये है लेंस मेकर फार्मूला, ये यहाँ तक हमने पहुंचे, फिर ये वाला लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव किया, ये लेंस फार्मूला, फिर मैग्निफिकेशन, और उसके बाद हमने ना पॉइंट्स टू बी नोटेड कुछ स्टार्ट किए थे। तो लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। हमने 5th पॉइंट तक हमने कर लिया था, इसके 2-3 पॉइंट्स अभी और हैं, तो हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द 6th पॉइंट टुडे। बच्चे, इससे पहले कोई डाउट है तो देख लो, ठीक है ना? चल दूं आगे मैं? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरे पास एक इक्वी फोकल एक लेंस है मेरे पास, इक्वी कन्वेक्स कनकेव लेंस, ओके, एंड दिस इक्वी कनकेव लेंस इज लाइक दिस, एंड आई एम नाउ गोइंग टू कट इट इनटू 2 पार्ट्स। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन टू दिस नाउ। अब इसमें बेटा ध्यान से आपको देखना है कि भाई हो क्या रहा है। मेरे पास ये एक लेंस है, ठीक है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस इज गिवन एज f, बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कटिंग दिस लेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पास से मैंने इसको काट दिया और मैंने इसको 2 अलग अलग लेंसेज में क्रिएट कर दिया। तो कैसे क्रिएट करेंगे देखो, जैसे ये मेरे पास लेंस है, बट नाउ आई हैव कट दिस फ्रॉम हियर एंड like this, ठीक है। So now what will happen? Will there be any change as per the focus is concerned or will not? ये अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो एक बार दोबारा सुन लो, ये मेरे पास है पूरा का पूरा एक लेंस, ठीक है, दिस इज लेंस नंबर 1, और इस लेंस को मैंने बीच में से काट दिया है। नाउ द थिंग इज कटिंग द लेंस equiconvex lens from the center horizontally, हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और कटिंग भी होती है, वो भी मैं करवाऊंगा। तो ये मेरे पास 2 लेंसेज बन गए बेटा। अब मैंने इसको बीच में से काट दिया है यहाँ पे, तो विल देयर बी एनी चेंज? ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी एनी चेंज बिकॉज R1 और R2 दोनों का बिल्कुल हमारे पास सेम है। तो अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला देखता हूं, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, you can see that 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो यहां पर r1 r2 है वही वहां पर है, ये रहा r1, ये रहा r2, और वही r1 ही यहाँ पर है और वही r2 ही यहाँ पर है। तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर लेंस को हॉरिजॉन्टली काटा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ वहीं पर आएगी। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा? द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज पर। तो मैं यहां पर कह सकता हूं ऑल्दो the brightness of image will suffer because of reduction in aperture, ठीक है। तो आपका जो अपर्चर है उसके टोटल एरिया में आपने रिडक्शन कर दिया, तो ऑब्वियसली आपकी इमेज आपकी लेस ब्राइट होगी, इमेज क्रिएटेड बाय वन लेंस। तो लेट अस से मैं ये वाले लेंस को मैं डार्क कर देता हूं, तो इट इज लाइक दैट ओनली। अगर आप कहोगे सर इसको आप गायब कर दो, लेट अस से मैंने इसको गायब कर दिया, सो नाउ तो इमेज तो अभी भी वहीं पर बनेगी, फोकल लेंथ तो आपकी वही होगी, इमेज वहीं पर बनेगा, लेकिन उसकी ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी। दैट विल हैपन। सो दिस थिंग विल हैपन इफ यू कट द लेंथ फ्रॉम
फ्रॉम द सेंटर इन हॉरिजॉन्टल वे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर हमने किया था। हमने यहाँ पर कट नहीं किया था, लेकिन हमने यहाँ पर रिमूव तो कर ही दिया था ना। उसके ऊपर आपने ब्लैक कलर का पेंट कर दिया कह लो, या डार्कन कह लो, कवर कह लो। अगर हमने इसको कवर कर दिया तो यहाँ से लाइट जो है वो अब आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही, जिसके कारण यहाँ पर जो ब्राइटनेस आनी थी वो ब्राइटनेस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। And that is what has happened in this case. So cutting the equiconvex lens horizontally does not matter, focal length will remain the same. But अगर मैं यहाँ पर चेंजेस ऐसे कर देता हूं कि मैं इसको वर्टिकली कट कर देता हूं, cutting the equiconvex lens vertically, ठीक है, equiconvex lens vertically. So now what will happen? Okay, so where is the lens? Okay, this is the lens and now I am cutting it vertically. तो बेसिकली मैंने इसको यहां से काट दिया, और वर्टिकली काटा है, बहुत स्मूथ काटा है, तो ये इस तरह से कटेगा। सारे थिन लेंसेज हैं, इस बात की आपने अजम्पशन लगाकर रखनी है। तो ये मेरे पास बन गया लेंस, तो इसको हम बोल सकते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। और अब इसमें मैं देखता हूं कि मेरे पास पहले फोकल लेंथ f थी, तो अब यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो फिर से मैं देखता हूं लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ, एंड नाउ 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। और पहले वाले केस में R1 और R2 दोनों के दोनों मेरे पास इक्वल थे। तो मैं अगर केस नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं कि जब मैंने कोई भी कटिंग नहीं की है, तो एट दैट टाइम R1 is actually equal to R2, so 1/f will be given by mu minus 1 इंटू 1/r, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/r, क्योंकि साइन कन्वेंशन में यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया ट्वाइस ऑफ mu minus 1 divided by r. So from this place I can say that the focal length will be equal to r into mu minus 1. बेटा यहाँ पर आप एक पॉइंट ये वाला भी नोट कर सकते हो कि आप देखो कि पहले हमने मिरर में हम क्या करते थे, फोकस को कहते थे r/2, लेकिन वहां पर म्यू था ही नहीं और म्यू का कोई फंक्शन नहीं था, तो जिसके कारण म्यू वहां पर इंक्लूड ही नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर आप देख लो r/2 के साथ में म्यू का वेरिएबल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर म्यू एक अलग से वेरिएबल हमारे पास जुड़ जाता है। ठीक है, इस चीज को आपने नोट रखना है। ये है मेरे पास फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इक्विकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, इक्विकॉन्वेक्स लेंस। बट जब मैं ये वाले लेंस की बात करूंगा, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया है केस 2, एंड नाउ केस 2 इज, तो 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब देखो पहली सरफेस के लिए अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास आर आएगा, एंड दैट ऑल्सो पॉजिटिव, तो मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया, माइनस 1 प्लेन सरफेस के लिए रेडियस कितना ले सकते हो आप, इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। तो इफेक्टिवली यू आर गेटिंग म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, सो इट मींस दैट एफ डैश इज कमिंग आउट टू बी आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। तो आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 की यहाँ से वैल्यू आएगी 2f, तो उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 2f. So it means that my f dash will become double. So f dash now is equal to 2f.
तो मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ, ये इसकी फोकल लेंथ एफ डैश है और मेरे पास जो प्लेन जो है इसकी फोकल लेंथ एफ है, तो एफ डैश विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2f। तो ये आपने याद रखना है। अगर मैं इसको ऐसे हाफ बीच में से काट देता हूं तो मेरे पास फोकल लेंथ डबल हो जाती है, बहुत दूर चला जाएगा डबल। तो पहले अगर इसका मतलब फोकल लेंथ 1 मीटर थी तो अब डबल होगी, 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कटिंग ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन 2 डिफरेंट वेज। तो इसके बाद हमें करना है वन लास्ट पॉइंट एंड दैट इज अबाउट द मीडियम पॉइंट 8। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियम। तो लेंस मेकर, तो लेंस मेकर फॉर्मूला मेरे पास है ऐसे कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अब अगर मैं इसमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो मेरा जो लेंस है उसको मैं वाटर के अंदर ले गया, उसको मैं कहीं और ले गया, इस तरह से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, म्यू को 1/r1 minus 1/r2. So this can be written as -1 -1/r2। तो ये हो गया आपका μ2 डिवाइडेड बाय μ1, ये चीज। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि हमारे नॉर्मल तरीके में हम लेंथ को एयर में रखते हैं तो μ1 की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो आ जाता है μ-1। लेकिन लेट अस से यू नाउ टेक द लेंस इनटू वाटर। तो अब यहां पर मेरे पास 3 केसेस बनते हैं। Case number 1, when the refractive index of the liquid in which I am dipping is less than, sorry, medium. So I can say, wait a minute, just a minute. ओके, तो यहाँ पर मैं दो म्यू लेता हूँ, ठीक है ना, एक म्यू एम ले लेता हूँ और एक म्यू एल ले लेता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज लेस देन दैट ऑफ द लेंस। तो लेंस आपके पास अभी भी डेंसर ही है। तो ये एक टिपिकल केस है व्हेन आई टेक अ लेंस into water, let us say there is a lens in the air and the focal length is f। तो जब मैं उसको पानी में ले जाऊंगा तो क्या होगा, तो ये तो एक स्पेशल केस हो गया कि भाई आप पानी के अंदर गए। लेकिन अगर मैं वैसे कह दूं कि यार म्यू एल था, म्यू एम था, तब हमारे पास क्या होगा। चलो जी देखते हैं। 1/f विल बी इक्वल टू, यहां पर मेरे पास आ जाएगा म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ द मीडियम -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहां पर एक स्पेशल केस ले लेते हैं हम। स्पेशल केस, तो लेट अस से देयर द फोकल लेंथ वाज f और अब हम उसको वाटर के अंदर लेकर गए तो हमारे पास क्या आएगा, 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय, पहले हम एयर में थे तो मैं म्यू एम को मैंने 1 पुट किया तो एफ आया। तो लेट अस से अब मैं यहाँ पर वाटर को ले जाता हूँ तो 4/3 पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 4/3 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2।
-1/2। और इस वैल्यू में अगर मैं म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो आई कैन फाइंड अ प्रॉपर वैल्यू। तो मैं म्यू को ग्लास मान लेता हूं और मैं 1.5 पुट कर दूंगा। चलो लेट अस सी। तो ये मेरे पास आ गया, ये तो आ गया मेरे पास नया फोकल लेंथ उस लेंथ का, अगर मैं उसको पानी के अंदर लेकर गया तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ डिवाइडिंग टू, तो दिस विल बिकम एफ डिवाइडेड बाय एफ डैश। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 म्यू बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। देखो बेटा, अब मैं यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई एम शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं। पहले अगर मैं मान लो एक केस में मैंने यहाँ पर इसको 1 पुट किया था म्यू एम को, तो यहाँ पर म्यू माइनस 1 आ गया तो मैंने एफ लिखा था। ठीक है, तो एफ को मैंने यहाँ पर म्यू माइनस 1 लिख दिया और यहाँ पर ये वाला तो आ ही रहा है, तो ये वाला जो टर्म है दोनों में कैंसिल हो गया, मैंने उनको डिवाइड कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग नाउ। और अब मैं इसमें म्यू की वैल्यू पुट करने वाला हूँ 3/2, तो ये हो जाएगा 9/8 माइनस 1। यार बच्चों यार 2 मिनट रुक जाओ, आज ना थोड़ी क्लास गड़बड़ हो रही है। वहाँ बैठो, बारिश हो गई बेटा। चलो, तो ये हो गया 9/8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया म्यू माइनस 1, तो ये आ गया 3/2 माइनस, तो म्यू को मैंने 3/2 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 हाफ हो गया, ऊपर चला गया, एलसीएम ले लो, 1/8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 4। सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन से दैट दिस विल बिकम 4f। तो ये बेटा एक और हमारे पास कंक्लूजन बन जाता है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल सिंपल लेंस है और आप उस लेंस को, उस लेंस की फोकल लेंथ f है व्हेन इट इज इन एयर, तो अगर आप उसको वाटर के अंदर ले जाते हो तो व्हाट विल हैपन, तो वाटर के अंदर जाते ही आपके पास उसकी जो फोकल लेंथ है वो 4 टाइम्स हो जाती है। इज इट ओके? द फोकल लेंथ हैज नाउ बिकम 4। ओके, चलो, तो ये एक स्पेशल केस है ये वाले मीडियम का। तो अगर आपको कुछ और दी होंगी वैल्यूज तो यहाँ पर आप कुछ और वैल्यूज पुट कर दोगे और आप आंसर फाइंड कर लोगे। सो नाउ लेट अस मूव टू आवर केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 2 इज फेयरली सिंपल कि अगर आपका जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ना किसी तरीके से आपके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाता है, सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन। तो सिंपल बात है, उस केस में तो मेरे पास कुछ होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन ही नहीं हो पाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही हम कर चुके हैं, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। तो जो मेरे पास रे आएगा वो डायरेक्ट ऐसे की ऐसे ही पास हो जाएगा, नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। अगर दोनों का म्यू आपके पास सेम है तो रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस। बट नाउ कम्स अनदर, दैट इज केस नंबर 3। now case number 3 is, this is very important, that when your medium is more dense than your lens itself, तो मान लो लेंस आपके ग्लास का है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.3/2 1.5 है, तो वो तो कांच का बना हुआ है, लेकिन आप उसको जिस मीडियम के अंदर आपने डिप किया
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा था, वो उससे भी ज्यादा डेंस था। सो नाउ व्हाट विल हैपन? तो इन सच केसेस हमारे पास क्या होता है, लेट अस सी। अगेन मेरे पास है तो एक ही फार्मूला, दैट इज रिफ्रैक्ट लेंस मेकर फार्मूला। तो अब म्यू माइनस वन यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। तो अगर मैं लेट अस से यहाँ पर मैं एक केस लेता हूँ कन्वेक्स लेंस का। सो लेट अस से दिस इज द केस, ओके। और अगर मैं इसमें डाल दिया मैंने, तो लेट अस से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल and the liquid outside is having mu m. म्यू एम। तो ये आपके पास दो चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो अब अगर ऐसा ये वाला टिपिकल केस में ले रहा हूं, तो म्यू एल आपके पास कम है और म्यू एम ज्यादा है, तो आपको ये वाली टर्म तो आपकी नेगेटिव आ गई ना। अगर मैं इस टर्म को देखूं तो ये वाली टर्म तो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आर वन पॉजिटिव रहेगा और आर टू को मुझे नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा मेरे पास वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू बन जाएगा बाद में विद साइन कन्वेंशन। लेकिन अगर मैं म्यू की बात करूं तो ये वाला टर्म मेरे पास नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि नाउ इन दिस केस एफ डैश विल बिकम नेगेटिव। तो एफ डैश जो है आपका वो नेगेटिव बन जाएगा। और ठीक है, तो अब ये एफ डैश नेगेटिव नहीं बनना चाहिए था। नेगेटिव का मतलब होगा कि पोल से इस तरफ आना पड़ेगा। बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना बेटा, ठीक है ना। ये रहा मेरे पास पोल। तो ऑब्वियसली अगर इसका फोकल लेंथ आगे रहेगा, जैसे कि मैं नॉर्मल केसेस की अगर मैं बात करूं, देखो ये मेरे पास यहाँ पर मैं नॉर्मल डायग्राम बना देता हूं। अब आप देखो कि अगर यहाँ पे ऐसे और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप देखो कि इसका फोकल लेंथ कहाँ पे जा रही है। तो अगर मैं पोल से सब कुछ मेजर कर रहा हूं तो आई एम मेजरिंग फोकल लेंथ लाइक दिस, सो फोकस विल बी पॉजिटिव हियर। लेकिन अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो यहां पर उल्टा हो गया, ना फोकल लेंथ हैज बिकम नेगेटिव। चाहे ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, बट इट हैज नाउ स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो यहां पर ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हो गया, सो convex lens will act like concave lens and vice versa। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का क्या मतलब कि अगर कन्वेक्स होता तो वो कनकेव बन जाता, अगर कनकेव है तो वो कॉन्वेक्स बनेगा। तो यहां से अगर मेरे पास एक पैरेलल रे यहाँ पर आती है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल फर्स्ट गो लाइक दिस एंड देन इट विल मूव लाइक दिस। तो ये इस तरह से आपके पास इसकी मोशन होगी ऐसे करके। तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। तो जबकि ये डाइवर्जिंग होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए था कन्वर्जिंग लेंस। तो ये एक अपने आप में नई चीज है, तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना। और जो कनकेव होगा इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चा जी, तो यहां तक तो मेरे पास ये वाले पॉइंट हो गए। और इसके बाद दो चीजें और हैं, सो दैट कैन बी टेकन एज द पार्ट ऑफ दिस थिंग। इसका कंटिन्यूएशन ही ले सकते हो और उसको थोड़ा सा डिफरेंट भी हम मान सकते हैं, अलग टॉपिक भी बना सकते हैं। चलो अलग टॉपिक बना लेते हैं, न्यूटन फॉर्मूला। तो न्यूटन भाई साहब ने यहाँ पर भी अपना नाम लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। तो न्यूटन किसी भी फील्ड में चले जाओ फिजिक्स में, तो फिजिक्स इज न्यूटन, न्यूटन इज फिजिक्स। तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें न्यूटन ने अपनी टांग नहीं अटकाई हुई। किसी और साइंटिस्ट के लिए जगह नहीं छोड़ी है न्यूटन ने, ठीक है ना, अंटिल हिज डेथ।
और अब इसके बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं बेटा दो फॉर्मूला। तो सबसे पहला है मेरे पास एक नॉर्मल न्यूटन फॉर्मूला, एंड ये फॉर्मूला मेरे पास कुछ इस तरह से होता है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाय x2। इसका क्या मतलब है, दैट if an object is placed at x1 distance from first focus, ठीक है, and the image is formed at a distance of x2 from second focus, x1 multiply by x2 will be equal to f स्क्वायर। ये है आपके पास न्यूटन फॉर्मूला, ज्यादा काम आने वाली चीज नहीं है, लेकिन सिंपल इतनी बात है कि एमसीक्यूज में या कहीं पे कभी पता नहीं चलता, कभी पूछ ले अगर आपसे, छोटी सी चीज है। तो ये आपके पास बन गया एफ x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसका डेरिवेशन मैं कर नहीं रहा हूँ, वो आप खुद करके देखना। उसमें मिरर फार्मूला लगेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और v की जगह पे आपने x की टर्म्स में लिख देना है x1, और u को भी आपने x की टर्म्स में लिखना है कि f प्लस x1, उसको लिख देना f प्लस x2। सिंपल, दोनों को प्लस ले लेना, और सिंपल बात है, आपने उसमें वैल्यू पुट कर देना, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। डायग्राम मैं बना देता हूं ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स से दिस इज आवर लेंस, ठीक है, और यहाँ पे फोकस मान लीजिए यहाँ पर ये रहा फोकस f, और ये रहा मेरे पास दूसरा फोकस। तो इन दोनों को मैं फोकस कह रहा हूं, तो पहले वाले को फर्स्ट फोकस बोल दिया है और सेकंड वाले को सेकंड फोकस बोल दिया है। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है जी, ऑब्जेक्ट आपका पड़ा है लेट से यहाँ पे। सो दिस डिस्टेंस विल बी x1। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस आपका x1 है। तो उन्होंने बोला कि भाई जहां पर आपका इमेज बन रही है, दैट डिस्टेंस विल बी टेकन एज x2। तो लेट से इससे थोड़ी सी दूर यहां पर अगर हम चले जाएं, तो x2 डिस्टेंस दूरी पर मेरे पास यहां पर इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज कहां पे बन रहे हैं आपको पता चल गया। तो इसकी वैल्यूज जब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, तो यहां पर वैल्यू कैसे पुट करनी है, देखो, u को आपने पुट करना है f प्लस x1, और v को आपने पुट कर देना है f प्लस x2, और आपने मिरर फार्मूला अप्लाई कर देना है, सॉरी लेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास न्यूटन फार्मूला बन जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स बिकॉज दिस इज वेरी इजी एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ, बट जो डिफिकल्ट पार्ट है, आई एम नाउ गोइंग टू डू दिस। तो ये जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड तब यूज होता है जब हमें किसी लेंस, हमारे पास लेंस तो हो लेकिन हमें उसका फोकल लेंथ हमें उसकी पता ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम यूज करेंगे कि टू बी यूज्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फॉर विच, बस उसका ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हमें फाइंड करना है। R1 R2 ये सब हमें गिवन नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता नहीं है, तो भाई बिल्कुल लेंस मेकर फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम फोकल लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है ना, दिस इज द थिंग। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो, नाउ
लेट से दिस इज द फोकल लेंथ एफ। ओके, तो अब हमें कहीं पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड देन वी विल क्रिएट एन इमेज। इमेज फॉर्मेशन तो दूसरे वाले उसमें थी, है ना, तो वी कांट कॉपी इट। सो ड्रॉ कर लेते हैं हम, चलो देख लेते हैं, ये है। और लाइक दिस। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर जो इमेज बन गई वो बन गई अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया इमेज। तो ये रियल इमेज है और इसको मैं बोलूंगा शार्प इमेज, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक रियल इमेज बनी एंड दैट इज इवन शार्प, लाइक दिस। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लेंस को मैं अब मूव करने वाला हूँ। तो लेंस को मैं मूव करके किसी और पोजीशन पर लेकर जाऊंगा इन सच ए वे दैट आई वुड बी हैविंग अनदर image, but that image will be on the same screen at the same distance। तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, देखो, uh, if principal, if the distance between if the distance between object and image is capital T, ठीक है, और इसको मैंने कांस्टेंट रख दिया। There are two different positions for lens, two different positions for lens, ठीक है, for which a real sharp image will be produced at screen। तो हमारी स्क्रीन पर एक रियल और शार्प इमेज हमें चाहिए, तो उसके लिए लेंस की दो डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल होती हैं। तो मैं अब इस लेंस को मूव करने वाला हूं और मूव करके थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाऊंगा। लेट मी सी, तो देयर इज अनदर पोजीशन दैट शुड बी दिस। तो मैं अभी ये जो पुराने वाली जो है उसको आपने सबको, आपने ये जो F4 ये सब है ना, इनको आपने कंसिडर नहीं करना अभी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं अब इसको मूव करके आगे ले गया और इसको भी मैं रब कर देता हूँ कि इसका फोकस यहाँ पर है। तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करती, इट कैन बी एनीवेयर, आगे पीछे भी हो सकता है। ये तो पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर अब अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो मेरे पास इमेज बिल्कुल सेम टू सेम इमेज बनेगी, सेम जगह पर बनेगी। लेट अस सी, जैसे मान लो कि इसको मैं ऐसे ही एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसका जो फोकस है वो कहाँ पर बनेगा देखते हैं। लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ से जो जाएगा दैट विल गो लाइक दिस। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि इसका फोकल लेंथ तो हमारे पास वहीं पे आएगा। फोकल लेंथ दोनों की मैंने सेम लिया क्योंकि वो तो सेम लेंस है, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ एफ है, तो ये वाला भी एफ ही है बिकॉज इट इज द सेम लेंस। तो लेंस को मैंने यहाँ पर मूव किया है, लेंस इज मूव्ड टू अनदर पोजीशन।
दूसरी पोजीशन पर मैं लेकर गया तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर भी अब मेरे पास इमेज तो अभी भी यहाँ पर बन रही है, एंड दिस इज ऑल्सो रियल एंड द शार्प इमेज। तो रियल एंड शार्प इमेज एट सेम डिस्टेंस। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस पता हो ना, कैपिटल डी, तो मैं फाइंड कर सकता हूं इसकी फोकल लेंथ को। तो दैट इज व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज कैपिटल डी। इस बात को याद रखो आप। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हम चेंज नहीं कर रहे, और इमेज को भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लेंथ को मूव कर रहा हूं बेटा, और उसके कारण जो भी मेरे पास चेंजेस हो रही है वो यहाँ पर चेंजेस हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कैपिटल डी। तो अब प्रिंसिपल आपके समझ में आ गया है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द कंप्लीट फॉर्मुलेशन। हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? तो डी की टर्म्स में लेना है, तो मैं यहाँ पर पहले ले रहा हूँ केस नंबर 1। तो यहाँ पर मान लो पहले तो मैं यू को तो यू ही ले लेता हूँ, मान लो u1 लिख लेता हूँ। और जो इमेज है वो मेरी इमेज कहाँ बन रही है? ऑब्वियसली d माइनस u1 पर बनेगी, एज पर द मैग्नीट्यूड इज कंसर्न। अगर मैं इसको देखूं तो यहां से मेरा ये वाला हो गया u1, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हो गया मेरा u1। तो जो v1 है वो मेरे पास d माइनस u1 आ गया। तो मैंने d माइनस u1 पुट कर दिया, वेरिएबल रिड्यूस कर दिए, फोकल लेंथ f ले ली। तो मेरे पास ये आया 1/v, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, -1/u, u मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि u बैक साइड पे जा रहा है, इज इक्वल टू 1/f। f मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि आगे जाएगा, कनकेव कन्वेक्स लेंस है। तो ये चीज हो गई। तो ये आ गया 1/d माइनस u1 प्लस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f। एंड फ्रॉम हियर आई विल फाइंड। तो u1 लिख लो चाहे u लिख लो, क्योंकि वो तो चेंज होने वाला है नहीं, u1 ही चलने दो। तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। मैं 1 को रिमूव कर रहा हूँ, यू ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये और ये कैंसल, तो ये आ गया डी। तो डी इंटू एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस यू स्क्वेयर, तो यू स्क्वेयर माइनस डी यू प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चा लोग समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ भी, यस नो में आंसर दो। हाँ जी सर। ओके। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन u में बन गया, तो u को वेरिएबल मान लो, और अब आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। सो u विल बी हैविंग टू वैल्यूज, माइनस बी, तो ये आ जाएगा d, प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4df, मतलब 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो दैट विल बी 2। तो ये मेरे पास u बन गया, और यहाँ पर मेरे पास u की दो वैल्यूज आ रही हैं भाई। ये आ रहा है मेरे पास प्लस माइनस, और यहाँ पर एक वैल्यू ये आ रही है कि डी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन माइनस डी बाई एफ, अगर आपको रियल रूट्स चाहिए तो। अगर रियल रूट्स नहीं चाहिए बात अलग है, ठीक है ना। तो मैं रियल रूट्स लेने की कोशिश करूंगा सबसे पहले। Now, for real roots, discriminant should be positive. So d square minus 4df should be greater than or equal to 0, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो 2 रूट होंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 1 रूट होगा। अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो बनेगी नहीं इमेज आपकी। तो मैं केस नंबर 1 इज ग्रेटर देन 0, डी से डी कट गया, तो डी इज ग्रेटर देन 4f। तो ये मेरा पर्टिकुलर केस बन गया। तो d इज ग्रेटर देन 4f। तो अगर d मेरे पास ग्रेटर देन 4f है, तो u की मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। एंड लेट अस कॉल देम u1 एंड u2, ठीक है। तो u1 जो मेरे पास आएगा d प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, चलो
इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉल्व नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 2 एंड u2 विल बी d माइनस, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास u1 एंड u2। सो नाउ देयर आर टू वैल्यूज फॉर u1 एंड u2। तो मेरे ऑब्वियसली अब दो वैल्यूज आ गई, मतलब यहाँ तो ये वाला u1 है, ये u1 ले लो, या इसके वाला u1 ले लो जो कि u2 हो जाएगा। तो मैं इस कलर में भी लिख सकता हूँ u2। ये देखो, ये डिस्टेंस अगर मैं शो करता हूँ, ये डिस्टेंस मेरे पास u2 है। तो उसने बोला या तो u2 ले लो या u1 ले लो, इमेज आपकी यहीं पे बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, तो u1 और u2 की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। इमेजिनरी रूट्स वाले को तो सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहां से मैं डिस्टेंस मेजर करके कि u1 कितना है, d कितना है, ठीक है, मैं यहाँ से f फाइंड कर सकता हूँ। इफ आई नो u1, इफ आई नो d, आई कैन फाइंड f फ्रॉम दिस। तो दिस इज हाउ आई विल फाइंड f। ठीक है, अदरवाइज मुझे यहाँ पर कुछ भी और करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसका भी फॉर्मुलेशन है, 2 मिनट में आपको बताता हूँ। चलो सेकंड केस, ठीक है ना, ये वाला मैं वन ही केस ले रहा हूँ, सेकंड केस में ले रहा हूँ, तो वो आप अपने आप कर सकते हो। चलो जी, अब इसके बाद देखते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है टाइमिंग भी हो गई है। यस, दिस विल बी लास्ट फॉर टुडे एंड इवन नाउ देयर इज सम पार्ट लेफ्ट एंड वी विल कंप्लीट इट बाय टुमारो। बट चलो, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज x, टू पोजीशंस इज x। तो मान लो मेरी दोनों लेंस की पोजीशन में x डिफरेंस आ रहा था। जो ये डिस्टेंस है दोनों में, ये मान लिया जाए कि x डिस्टेंस मेरे पास आता है। सो व्हाट आर द इंटरेस्टिंग कंक्लूजंस दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस, वो अब हम करने वाले हैं। तो x को कैसे फाइंड करोगे, u2 माइनस u1, u2 माइनस u1, सिंपल बात है, ये u2 और u1 आपकी स्क्रीन पे है। तो x को u2 माइनस u1 कर दिया मैंने, और ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ, 2 से 2 कट गया। तो डिस्टेंस है तो मैं x को पॉजिटिव ले लेता हूं, मैं माइनस जो है उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा। सो माइनस को आप निगलेक्ट कर दो, इसको हटा दो आप। ठीक है, u1 माइनस u2 कर लो, एक ही बात है। u1 माइनस u2 कर लो, चाहे u2 माइनस u1 कर लो। तो मेरे पास ये आ गया। सो दिस इंप्लॉयज वेयर x इज वेयर डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ द टू लेंथ्स। तो ये आ गया आपके पास x। सो x इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df का स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद यस, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4df। ऑल्सो, अब यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, तो नॉर्मल कंक्लूजन है v1, सॉरी u1, ये रहा u1, और जो मेरे पास यहाँ पर v1 आएगा दैट विल बी इक्वल टू d। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास v1 आएगा दैट विल बी इक्वल टू d माइनस u1। ओके, u2 माइनस एक्स कर दूं क्या, 2 मिनट। 2 मिनट बच्चे, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रहा है मुझे यहाँ पे। u1 plus v1 is equal to d and d will be equal to u2 plus v2। ठीक है, एंड u2 माइनस u1 इज इक्वल टू x। तो ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ से उठाऊंगा, और u2 माइनस u1 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो d इज इक्वल टू u2 प्लस v2, और u2 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x प्लस u1। v2, तो d माइनस x u1 प्लस v2, d माइनस x u1 प्लस v2। वेट ए मिनट,
दिस इज द लास्ट पार्ट, वेट अ मिनट, लेट मी रीथिंक। थोड़ा सा यहाँ पे ना कंफ्यूजन है, इसको एल्जेब्रा में कंफ्यूजन है, 2 मिनट। तो d माइनस यू टू, d माइनस यू टू, यहाँ से हमें प्रूफ करना है u1 इज इक्वल टू v2 और x इज इक्वल टू u2 माइनस u1। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट ही कर देते हैं, ऐसा करते हैं, u2 प्लस v2। देखो, तो v1 माइनस v2 भी आपके पास x आ गया, ठीक है, v1 माइनस v2, तो ये रहा v1 और ये रहा v2, तो ये x आ गया, हाँ वो तो x आएगा ही। एक्चुअली मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेट मी डू इट अगेन। x इज इक्वल टू u2 माइनस u1। ये कंक्लूजन हमें निकालना है बेटा, देखो जरा कैसे निकलेगा। x इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन, ये तीन इक्वेशन यूज करनी है, और ये चीज बनाकर देखो जरा कैसे बनेगी। u1 इज इक्वल टू यू टू माइनस एक्स, तो u2 को मैं v2 के टर्म में ले लूंगा, फिर वो भी नहीं बात बनेगी। तो ये मेरे पास कैसे आएगा कंक्लूजन, इस चीज को देखो। अच्छा, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, पुरानी इक्वेशन से बनना था, यहाँ से नहीं बनना है ये, ठीक है। देखो, तो अब ये आ गया मेरे पास u1 और ये आ गया मेरे पास u2, यहां से बनेगा ऑल्सो v1 विल बी इक्वल टू d माइनस u1, दिस इज व्हाट विल हैपन। अब मैं यहां से इसको माइनस कर देता हूं, माइनस, तो u1, ये वाला u1 होना चाहिए, वो u2 होना चाहिए बेटा, इसको आप रेक्टिफाई कर लो, क्योंकि ये वाला कम वाला है और ये ज्यादा वाला है, ठीक है। तो d माइनस u1, तो दिस विल कम आउट टू बी d बाई टू माइनस डिवाइडेड बाई टू, और ये आ गया मेरे पास v1। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर फाइंड करने वाला हूँ, अच्छा इसकी पहले वैल्यू आप फाइंड कर लो। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी d माइनस दिस, तो ये आ गया d बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df बाई टू। देखो बेटा, ये यहाँ पर वही चीज बन गई ना, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू u2 टू, ठीक है ना। तो v1 और u2 ये मेरे पास इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। सो v1 is coming out to be equal to u2, and similarly v2 will come out to be equal to u1. This is the conclusion that we wanted to draw from this, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर हुआ क्या, मैं दोबारा से बताता हूँ। ये रहा u1, कहने का मतलब है ये जो u1 है वो यहाँ पर जो मेरे पास v2 आएगा उसके इक्वल होगा। दिस वैल्यू इज v2। तो u1 और v2 ये दोनों इक्वल है, और ये u2 और v1 जो है वो दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर 100% सिमिट्री है एट दी सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन मेरी यहाँ पर बनेगी
ये वाली जो सेंटर लाइन है यहाँ पर सिमेट्री बनेगी मेरी आगे और पीछे की तरफ। तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना डिस्टेंस यहाँ पर है, ये लेंथ का डिस्टेंस इतना आधा इतना आधा, इस तरह से आपके पास सिस्टम बन गया। और यहाँ से हमने जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उनको फाइंड किया, और यहीं से मेरे पास फोकस का भी मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है। चलो 2 मिनट और रुक जाओ, थोड़े कंक्लूजन ज्यादा हैं, मैं आज थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया हूं इसको। ठीक है, तो यहां से फिर हम ये कंक्लूजन निकालेंगे दैट u1 इज इक्वल टू ये बनेगा v1 एंड फ्रॉम हियर, ठीक है, मैग्निफिकेशन की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो आप वैसे फाइंड कर ही सकते हो। लेकिन चलो देख लेते हैं, v बाय यू, तो ये हो गया v1 बाय u1। So these are the two magnifications, and then चलो, तो बेटा ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है ना। वैसे तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक्स में काउंट होता है, बट हमने ये सारे का सारा कंप्लीट कर लिया, इससे ज़्यादा अटेंशन हमें देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप इसके लिए वरी मत करना, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बस इतनी सी चीज़ें आप अपने दिमाग में रख लेना। आपकी डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस इसके भी आपको मिलेंगे, बस सिर्फ उतना ही करना है आपने, और आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड कंप्लीट हो जाएगा। इसके पीडीएफ में मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा, थोड़ा सा इसको तरीके से थोड़ा लिख के आपके लिए अपलोड कर दूंगा मैं वापस, और आप वहां से अच्छे से चेक कर लेना कि क्या है। बेटा किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। आज के लिए इतना ही है हमारे पास, कल हमारी एक आखिरी क्लास और लगेगी इसकी, उसके बाद हमारा ये 100% पोर्शन कंप्लीट होगा। इज इट ओके? यस सर।